लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट्स द्वारा नियंत्रित होते हैं जिन्हें फैक्टर्स कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं। थर्ड पॉइंट, एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स में पेयर का एक मेंबर डोमिनेंट फैक्टर दूसरे रिसेसिव फैक्टर पर हावी होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का उपयोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में केवल एक पेरेंटल कैरेक्टर के एक्सप्रेशन और F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को समझाने के लिए किया जाता है। यह F2 जनरेशन में प्राप्त 3 भाग डोमिनेंट ट्रेट और 1 भाग रिसेसिव ट्रेट के रेशियो 3:1 को भी एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ का आधार यह फैक्ट है कि अलील्स कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखाते हैं और दोनों कैरेक्टर्स F2 जनरेशन में वैसे ही रिकवर्ड होते हैं, भले ही इनमें से एक F1 स्टेज में नहीं दिखाई देता है। हालांकि पेरेंट्स के पास 2 अलील्स होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान एक पेयर के फैक्टर्स या अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, जिससे एक गैमीट केवल 2 फैक्टर्स में से एक को प्राप्त करता है। एक होमोजाइगस पेरेंट सभी समान गैमीट्स का प्रोडक्शन करता है, जबकि एक हेटेरोजाइगस पेरेंट 2 प्रकार के गैमीट्स का प्रोडक्शन करता है, जिनमें प्रत्येक गैमीट में एक अल्ल समान रेशियो में होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब मटर पर किए गए प्रयोगों को अन्य पौधों में अन्य ट्रेट्स के साथ दोहराया गया, तो पाया गया कि कभी-कभी F1 का फिनोटाइप दोनों पेरेंट्स में से किसी एक जैसा नहीं होता है और दोनों के बीच यानी दोनों का मिक्सचर होता है। डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम स्पीशीज में फूल के रंग के इनहेरिटेंस को समझने के लिए यह एक अच्छा उदाहरण है। एक ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड कैपिटल R और ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स स्मॉल r के बीच क्रॉस में F1 कैपिटल R पिंक था। जब F1 का सेल्फ पॉलिनेशन किया गया तो F2 जनरेशन में रेशियो था 1:2:1, यानी इसमें एक कैपिटल R जेनोटाइप वाला रेड फ्लावर्ड प्लांट था, 2 कैपिटल R जेनोटाइप वाले पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स थे और एक स्मॉल r जेनोटाइप वाला व्हाइट प्लांट था। यहाँ जेनोटाइप रेशियोज बिल्कुल वैसे थे जैसे कि हम किसी भी मेंडेलाइन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उम्मीद करते हैं, लेकिन फिनोटाइप रेशियोज में बदलाव था जो 3:1 डोमिनेंट रिसेसिव रेशियो से बदल गया था। हुआ ये कि कैपिटल R पूरी तरह से स्मॉल r पर डोमिनेंट नहीं था और इसने कैपिटल R को पिंक के रूप में कैपिटल R को रेड और स्मॉल r को व्हाइट के रूप में से अलग अलग पहचानने योग्य बना दिया। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस वास्तव में क्या है? कुछ अलील्स डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव क्यों होते हैं? इन प्रश्नों से निपटने के लिए हमें यह समझना होगा कि एक जीन क्या करता है। हर जीन, जैसा कि अब आप जानते हैं, एक विशेष ट्रेट को व्यक्त करने की इन्फॉर्मेशन रखता है। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में प्रत्येक जीन की 2 कॉपीज होती हैं, अर्थात अलील्स की एक जोड़ी। अब ये 2 अलील्स हमेशा आइडेंटिकल नहीं होते, जैसे कि एक हेटेरोजाइगोट में। इनमें से एक अलील कुछ बदलावों के कारण भिन्न हो सकता है, जो उस विशेष अलील की इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करता है। चलिए एक जीन का उदाहरण लेते हैं जो एक एंजाइम का उत्पादन करने की जानकारी रखता है। अब इस जीन की 2 कॉपीज हैं, 2 अलेलिक फॉर्म्स। मान लेते हैं, जैसा कि अधिक कॉमन है, कि नॉर्मल अलील वह नॉर्मल एंजाइम उत्पन्न करता है जो सबस्ट्रेट S के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। सिद्धांत रूप में मॉडिफाइड अलील के कारण निम्नलिखित इफेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल या कम प्रभावी एंजाइम का उत्पादन। सेकंड, नॉन फंक्शनल एंजाइम का उत्पादन। थर्ड, बिल्कुल भी एंजाइम का उत्पादन नहीं होना। पहले मामले में मॉडिफाइड अलील अनमॉडिफाइड अलील के बराबर होता है, यानी यह वही फिनोटाइप या ट्रेट उत्पन्न करेगा, यानी सबस्ट्रेट S का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ऐसे इक्विवेलेंट अलील पेयर्स बहुत आम हैं। लेकिन यदि अलील नॉन फंक्शनल एंजाइम या कोई एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है।
फिनोटाइप या ट्रेट केवल अनमॉडिफाइड अलिल की फंक्शनिंग पर निर्भर करेगा। अनमॉडिफाइड या फंक्शनिंग अलिल जो ओरिजिनल फिनोटाइप को दर्शाता है डोमिनेंट अलिल होता है और मॉडिफाइड अलिल आमतौर पर रिसेसिव अलिल होता है। इसलिए ऊपर दिए गए उदाहरण में रिसेसिव ट्रेट नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम प्रोडक्शन एट ऑल के कारण देखा जाता है। कोडोमिनेंस। अब तक हमने ऐसे क्रॉसेस पर चर्चा की जहां F1 या तो दोनों पेरेंट्स में से एक जैसा या बीच का दिखता था, लेकिन कोडोमिनेंस के मामले में F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स जैसा दिखता है। एक अच्छा उदाहरण मानवों में ABO ब्लड ग्रुपिंग को निर्धारित करने वाले विभिन्न प्रकार के रेड ब्लड सेल्स हैं। ABO ब्लड ग्रुप्स जीन आई द्वारा नियंत्रित होते हैं। रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो इसकी सतह से प्रोट्रूड करते हैं और शुगर का टाइप जीन द्वारा नियंत्रित होता है। जीन आई के 3 अलील्स होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। अलील्स IA और IB थोड़ी अलग प्रकार की शुगर उत्पन्न करते हैं, जबकि अलील स्मॉल आई कोई शुगर उत्पन्न नहीं करता है। चूंकि मनुष्य डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, सो प्रत्येक व्यक्ति के पास आई जीन के 3 अलील्स में से कोई भी 2 होते हैं। IA और IB अलील्स अलील स्मॉल आई पर पूरी तरह से डोमिनेंट होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब IA और स्मॉल आई मौजूद होते हैं, केवल IA व्यक्त होता है क्योंकि स्मॉल आई कोई शुगर उत्पन्न नहीं करता, और जब IB और स्मॉल आई मौजूद होते हैं, केवल IB व्यक्त होता है। लेकिन जब IA और IB एक साथ मौजूद होते हैं, तो वे दोनों अपने अपने प्रकार की शुगर्स व्यक्त करते हैं। यह कोडोमिनेंस के कारण है। इसलिए रेड ब्लड सेल्स में A और B दोनों प्रकार की शुगर्स होती हैं। चूंकि 3 अलग अलग अलील्स हैं, इन 3 अलील्स के 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन संभव हैं, और इसलिए मानव ABO ब्लड टाइप्स के कुल 6 अलग अलग जेनोटाइप्स होते हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि ABO ब्लड ग्रुपिंग का उदाहरण भी मल्टीपल अलील्स का एक अच्छा उदाहरण प्रदान करता है? यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 से अधिक यानी 3 अलील्स एक ही कैरेक्टर को नियंत्रित कर रहे हैं। चूंकि एक व्यक्ति में केवल 2 अलील्स हो सकते हैं, मल्टीपल अलील्स केवल पॉपुलेशन स्टडीज के माध्यम से पाए जा सकते हैं। कभी-कभी एक सिंगल जीन प्रोडक्ट एक से अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, मटर के बीजों में स्टार्च सिंथेसिस एक जीन द्वारा नियंत्रित होती है। इसके 2 अलील्स होते हैं, कैपिटल B और स्मॉल b। कैपिटल B होमोजाइगोट्स द्वारा स्टार्च प्रभावी रूप से सिंथेसाइज्ड होता है और इसलिए बड़े स्टार्च ग्रेन्स उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत स्मॉल b होमोजाइगोट्स में स्टार्च सिंथेसिस की एफिशिएंसी कम होती है और छोटे स्टार्च ग्रेन्स उत्पन्न होते हैं। बीजों के मैच्योर होने के बाद कैपिटल B सीड्स गोल होते हैं और स्मॉल b सीड्स रिंकल्ड होते हैं। हेटेरोजाइगोट्स कैपिटल B स्मॉल b गोल बीज उत्पन्न करते हैं और इसलिए कैपिटल B डोमिनेंट अलील प्रतीत होता है। लेकिन कैपिटल B स्मॉल b सीड्स में इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन्स उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि स्टार्च ग्रेन साइज को फिनोटाइप के रूप में माना जाए तो इस एंगल से अलील्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाते हैं। इसलिए डोमिनेंस जीन या उसके प्रोडक्ट की एक ऑटोनॉमस विशेषता नहीं है। यह जीन प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट से उत्पन्न होने वाले विशेष फिनोटाइप पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि उस विशेष फिनोटाइप पर जिसे हम एग्जामिन करने के लिए चुनते हैं, विशेष रूप से यदि एक ही जीन द्वारा एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित होते हैं।